स्वागत है आपका हमारे चैनल CGPSC मंथन में। इस वीडियो में हम मेंस पेपर 7 के टॉपिक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT एक्ट 2000 को डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत जो सभी क्वेश्चंस को है मेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिस्कस किया गया है। तो देखते हैं सूचना प्रौद्योगिकी IT आखिर है क्या। IT से तात्पर्य सूचनाओं के संग्रहण, प्रसंस्करण व स्थानांतरण की व्यवस्था से है। लेकिन ये तकनीक जो है अकेले काम नहीं करती, संचार तकनीक के साथ मिलकर काम करती है। इसके अंतर्गत कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट और अन्य सभी जो तकनीक है उससे जुड़ा जो भी सुविधाएं हैं या फिर इंफॉर्मेशन है वो है जो है मानव जीवन का आज हिस्सा बन चुकी है। देखते हैं, ठीक है। और इसका महत्व जो है मानव जीवन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये जो है इंद्रियों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है, दूरस्थ क्षेत्रों में सूचनाओं को पहुंचा सकता है, एक साथ कई सारे लोगों से जुड़ सकता है और निरंतर इसकी जुड़ने की जो क्षमता है, जो बहुत सारे लोगों की जुड़ने की क्षमता है, वो इसको काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। और ये पिछले कुछ समय से जो देखते हैं कि हम लोग एक क्रांति के तौर पे बन के उभरी है, ठीक है। और इससे जो है सामाजिक अधोसंरचना जो कि देश की नींव और देश के संचालन में सहायक है, वो सभी चीज़ें भी हम लोग देखते हैं कि ICT से जुड़ चुकी है और देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, ठीक है। अब जब ये इतना महत्वपूर्ण है तो इससे जुड़ी कुछ चिंताएं भी ऊपर जाती है, क्योंकि जो ये है साइबर सूचना संचार तकनीक, वो तो अपने मूल्य से तटस्थ है। इसका मतलब ये है कि ये जो है सदुपयोग करने पर वरदान साबित हो सकता है और दुरुपयोग करने पर अभिशाप साबित हो सकता है। तो इसमें हमारी चिंताएं क्या हैं? चिंताएं के रूप में उभरी है साइबर क्राइम, बौद्धिक संपदा से जुड़े अपराध, साइबर हमला और वैमनस्य, जो ऑनलाइन हेट फैलता है। और साइबर हमला से ये हो सकता है कि हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है बड़े पैमाने पे हमला कर सकते हैं। साइबर वॉर, ये छद्म वार होता है जो दो देशों के बीच होता है, जिसमें वे एक दूसरे देशों की साइट को हैक करते रहते हैं, ठीक है। साइबर टेरर इसमें एक महत्वपूर्ण चिंता है, क्योंकि आतंकवादियों द्वारा अपनी विचारधाराओं को स्प्रेड करना, भर्ती करना लोगों का, ये सब चीज़ें की जाती है, ठीक है। साइबर पोर्नोग्राफी इसके अंतर्गत आता है। साइबर थेफ्ट जो है मतलब डाटा लीक, चोरी की समस्या, निजी सूचना का लीक हो जाना, ये एकदम आजकल बहुत महत्वपूर्ण चिंता बनी हुई है, ठीक है। इसमें अगला देखते हैं। आप साइबर सुरक्षा आ गया तो साइबर हमला आ गया तो इससे सुरक्षा के लिए उपाय हमको खोजना पड़ेगा। इसको हम लोग देखते हैं कि 3 आधारों पर साइबर सुरक्षा के उपाय को किया जा सकता है। एक तो तकनीकी आयाम हो गया, संस्थागत आयाम हो गया और वैधानिक आयाम हो गया, ठीक। तकनीकी आयाम में क्या है देखते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही हम लोग सुरक्षा कर रहे हैं, जैसे कि पासवर्ड प्रोटेक्शन हो गया, बायोमेट्रिक प्रोटेक्शन हो गया, एंटीवायरस लगा लिए, फायरवॉल डेवलप करना, ऐसी सब चीज़ों के माध्यम से, ठीक है। संस्थागत व्यवस्था क्या है? संस्थागत व्यवस्था ये होती है कि सरकार द्वारा ऐसी संस्थाओं का गठन किया जा सके जो इन सब समस्याओं से लड़ सके आपातकाल की स्थिति में। जैसे सर्ट का गठन किया गया है। सर्ट है कंप्यूटर आपात मोचन दल। ये और विभिन्न विभागों में साइबर सुरक्षा सेल का गठन किया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपातकाल की स्थिति में या साइबर हमला की स्थिति में ये लोग तैयार रहते हैं और ऐसी अपराध को करने वाले अपराधियों का एक डेटाबेस तैयार कर पाते हैं ये लोग, ठीक है। हाल ही में देश में साइबर आर्मी के गठन को भी मंजूरी मिल गई है। अब देखते हैं इसके अंतर्गत वैधानिक व्यवस्था क्या है। वैधानिक व्यवस्था के अंतर की जाती है कि इसके अंतर्गत जुड़े कानून बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा। इसी के अंतर्गत IT एक्ट 2000 को बनाया गया था और 2013 में जो है सरकार ने इसके लिए एक स्पेसिफिक कानून बनाया और साइबर सुरक्षा नीति की घोषणा की, ठीक। अब इसके अंदर अगला देखते हैं कि इस IT एक्ट 2000 की आवश्यकता और उद्देश्य क्या है। हम लोग देखते हैं कि भारत में 1985 में कंप्यूटर क्रांति आई, 1995 में इंटरनेट क्रांति आई, 2005 में मोबाइल क्रांति आई। इसके परिणाम स्वरूप ये हो गया कि नेटिजन्स की संख्या बढ़ गई। नेटिजन्स क्या होते हैं? जो लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं, जितने सारे लोग, उसको नेटिजन्स कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जब से जियो का इंटरनेट भारत में आया तो नेटिजन्स की संख्या हम लोग देखते हैं कि दुगनी हो गई। इसके कारण क्या होता है कि सरकार भी गो ऑनलाइन का मुहिम चलाती है। सरकार की सभी
व्यवस्थाएं जो है ऑनलाइन हो जाती है, बाजार जो है ऑनलाइन हो जाता है, ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस को इससे काफ़ी ज़्यादा बल मिलता है। ठीक है, तो इसके साथ साथ हमारे पास साइबर सुरक्षा का भी विषय आता है। तो जब कि देश की एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आईसीटी पे आधारित होती है, ठीक है, इसके हम लोग पॉजिटिव कुछ इफेक्ट देखते हैं। गो कैशलेस मुहिम से काले धन पर नियंत्रण किया जा सकता है, इसके कारण आर्थिक सुरक्षा के कानून की भी जरूरत हुई। ठीक है, ई दस्तावेज, ई हस्ताक्षर आए तो इसके मान्यता और स्वीकरण के देने के लिए नए नियम भी लाए गए। ठीक है, इसके साथ नए प्रकृति के साइबर अपराध आए, इसके लिए भी नए नियम की व्यवस्था करनी पड़ी। तो देखते हैं हम लोग कि इन सब नई चीज़ों के आने से जो है पुराना कानून जो है वैलिड नहीं रह जाता। ठीक, तो इसके लिए एक नए अधिनियम की आवश्यकता पड़ी। ठीक, इसके अंतर्गत 17 अक्टूबर 2002 को इस अधिनियम को लागू किया गया। ये अधिनियम जो है 12 अध्याय और 100 धाराओं में वर्णित है। अब देखते हैं इसकी धारा 2 में प्रयुक्त जो शब्दावलियां हैं। कंप्यूटर ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक ऑप्टिकल प्रणाली से है जो संबद्ध तरंगों के माध्यम से कंप्यूटेशन मतलब गणना का काम करती है। इसके अंतर्गत इसके सभी जो डिवाइस है वो आते हैं, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क इत्यादि। ठीक, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? दो या दो से अधिक कंप्यूटरों से बनी निर्मित संचार या संपर्क प्रणाली सी है। ये तार या बेतार भी हो सकती है, ये एक सीमित जगह पे या फिर विस्तृत जगह पे भी फैली हो सकती है। कंप्यूटर साधन किसको बोलते हैं? कंप्यूटर से जुड़े जितने भी सारे डिवाइस जो जुड़े हुए होते हैं उसको कंप्यूटर साधन बोलते हैं। इसमें इनपुट आउटपुट के डिवाइस, सीपीयू, मेमोरी, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, डेटा, ये सभी चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब देखते हैं साइबर कैफे, जिसके माध्यम से कंप्यूटर या इंटरनेट को साधारण जनता तक प्रदान किया जा सके, एक्सेसिबल बनाया जा सके, जिसका प्रयोग आप प्राइवेट के रूप में कर सकते हैं या फिर बिजनेस रूप में कर सकते हैं। ठीक है, या फिर एक व्यवसाय के रूप में संचालित कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं साइबर सुरक्षा। कंप्यूटर व उनसे जुड़ी संसाधनों की रक्षा व उन तक अनाधिकृत प्रयोग व उनके कार्य में व्यवधान को रोकने के लिए जो कदम उठाए जाते हैं उसको बोलते हैं साइबर सुरक्षा। इसके अंतर्गत और परिभाषाएं देखते हैं कि ई डॉक्यूमेंट या ई सिग्नेचर क्या होता है। ई डॉक्यूमेंट को बोलते हैं ई अभिलेख। कंप्यूटर द्वारा उत्पादित कोई भी सूचना या अभिलेख जो हार्ड कॉपी के रूप में हो या सॉफ्ट कॉपी के रूप में हो या फिर ऑडियो या वीडियो किसी भी रूप में हो, उसको ई दस्तावेज के रूप में सरकार जो है प्रमाणित करती है। ई सिग्नेचर का मतलब होता है ई दस्तावेज के प्रमाणीकरण के लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में जो आइडेंटिफिकेशन बनाया जाता है, विशेष स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो बनाया जाता है उसको ही ई सिग्नेचर कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि अधिनियम के अंतर्गत ई हस्ताक्षर से जुड़े जो नियम है वो सरकार द्वारा बनाए गए हैं। तो इसको बनाने की शक्ति ऑब्वियस सी बात है केंद्र सरकार के पास है। तो इसी के अंतर्गत जो है सरकार ने 2008 में धारा 10A में संशोधन करके इससे जुड़े जो नियम है उसको बताया है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के प्रकार को बताया है, वह प्रक्रिया जिससे हस्ताक्षर किए जाएंगे, हस्ताक्षर की पहचान को सुविधाजनक बनाए रखने से जुड़े नियम और उसकी गोपनीयता से जुड़े नियम बनाया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो भी ई हस्ताक्षर से जुड़े कानूनी प्रभाव है उसको बताया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि नियंत्रक अधिकारी होता क्या है। इसको धारा 17 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और 18 के अंतर्गत इसके कार्य को सुनिश्चित किया जाता है। तो ये क्या करेगा? इसके द्वारा जो है निगरानी की क्रियाकलाप किया जाता है और अधिकारियों द्वारा जो पब्लिक कीज जो जारी होती है उसको ये मान्यता प्रदान करता है और विभिन्न नियमों का जांच करता है और जो मानक और शर्त है उसको तय करता है, जिसके तहत प्रमाणकर्ता अधिकारी का कार्य और कर्तव्य की भी व्याख्या की गई है। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंतर्गत आईटी एक्ट 2002 में शास्त्रियों के संबंध में क्या प्रावधान है। इसमें जो है आर्टिकल 43 में जो है कंप्यूटर नेटवर्क प्रणाली को नुकसान पहुंचाने के संदर्भ में शास्त्रियों का प्रावधान है और इससे संबंधित कृत्यों को बताया गया है। ठीक है, शास्त्रीय मतलब जुर्माना वगैरह जो होता है।
ठीक है। इसके अंतर्गत बताया गया है किसी अन्य व्यक्ति के सिस्टम या नेटवर्क में अनधिकृत तरीके से प्रवेश करना या फिर वायरस को प्रवेश करवाना या फैलाना, सूचनाओं को गलत तरीके से चुराना, नेटवर्क को नुकसान पहुंचाना। ठीक है। इससे प्रचलन से जुड़े नियमों को नकारना, ठीक है, कंप्यूटर कोडिंग को चोरी करना या उसको नष्ट करना, इन सभी कृत्यों के लिए प्रभावी व्यक्ति को जो है क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। अधिकतम 1 करोड़ तक की राशि इसके अंतर्गत प्रदान की जा सकती है। ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि कंप्यूटर अपराध अधिनियम के अंतर्गत जो है विभिन्न अपराधों के संदर्भ में क्या प्रावधान है। ठीक, इसके में जो है अध्याय धारा में 65, 66 और 67 में जो है साइबर अपराध को स्पष्ट किया गया है। तो एक तरफ धारा है, अपराध है और दंड का क्या प्रावधान है, इसको हम लोग टेबल फॉर्मेट में देखते हैं जो कि आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, 65 में देखते हैं कि कंप्यूटर कोड से छेड़छाड़ या फिर सूचनाओं को चुराना, छिपाया जाना, मिटा देना, इसके लिए जो है अधिकतम 3 वर्ष की सजा और 2 लाख के जुर्माने का प्रावधान है। ठीक, आर्टिकल 43 में देखते हैं कि कंप्यूटर या उससे जुड़े नेटवर्क की छेड़छाड़ करने के लिए 3 वर्ष का जुर्माना, 3 वर्ष का कारावास या 5 लाख का जुर्माना का प्रावधान है या फिर दोनों। ठीक, आर्टिकल 66 में बताया गया है कि विशेष साइबर अपराध है उसको बताया गया है। इसके अंतर्गत 66A में देखते हैं आक्रामक संदेश भेजने पर 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। ठीक, ख में देखते हैं कंप्यूटर संसाधन व संचार युक्ति से चोरी करने पर 3 साल का कारावास, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों है। किसी की पहचान को चुराने के लिए भी सेम सजा है। कंप्यूटर द्वारा अवैध तरीके से प्रतिरूपण करना या छल द्वारा प्रतिरूपण करना, इसके लिए भी सेम सजा है, 3 वर्ष का कारावास या 1 लाख तक का जुर्माना। सरकार जो है संचार संसाधनों के माध्यम से निजता का अतिक्रमण करने पर 3 वर्ष तक का कारावास या 2 लाख का जुर्माना है। इसको धारा 66D(E) के अंतर्गत बताया गया है। 66F में बताया गया है साइबर टेरर को, इसके लिए आजीवन कारावास का सजा है। अब 67 में देखते हैं कि यह बताया गया है कि अश्लील कंप्यूटर क्षेत्र में जो भी अश्लील प्रदर्शन है उसको रोकने से जुड़ा है। तो इसके अंतर्गत 67A में बताया गया है कि अश्लील सामग्री के इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन के लिए 3 वर्ष का कारावास और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना है, और उसको दोबारा करने पर 5 वर्ष का कारावास और 10 वर्ष का जुर्माना है। ख में देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कामुकता पर प्रदर्शन, इसके लिए कारावास है 5 वर्ष का और जुर्माना है 5 लाख का। ठीक है, दोबारा करने पर 7 वर्ष का कारावास और 10 वर्ष का जुर्माना है। 67C में है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से बालकों के कामुकता चित्र को प्रेषित करना या फिर चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इसके अंतर्गत 5 वर्ष का कारावास है, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है और दोबारा करने पर 7 वर्ष का कारावास और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है। 69 में बताया गया है कि किसी सार्वजनिक सूचना को अवरुद्ध करने पर 3 वर्ष के कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसके अंतर्गत जो संस्थागत व्यवस्था है साइबर न्यायिक व्यवस्था, वो है साइबर अपील अधिकरण की संरचना देखते हैं। एक अध्यक्ष और केंद्र सरकार द्वारा जो निश्चित सदस्य होते हैं, तय किए गए सदस्य, उतने इसमें सदस्य होते हैं। अब सदस्यों की नियुक्ति और योग्यता क्या होती है। नियुक्ति जो है केंद्र सरकार द्वारा मुख्य न्यायाधीश की सलाह से किया जाएगा, और योग्यता अध्यक्ष के संबंध में होगा कि ये उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अभी है या फिर पहले रहा हो, या उसके लायक जो है योग्यता ग्रहण करना हो, ये होना चाहिए। सदस्य जो है IT, टेलीकॉम, मैनेजमेंट, इंडस्ट्री और उपभोक्ता मामलों का ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। अधिनियम के न्यायिक सदस्यों को नियुक्त करने से पहले देखना कि वे अतिरिक्त सचिव या संयुक्त सचिव का काम किए हो। इनकी पदावधि व शर्तें देखते हैं कि 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इनकी पदावधि होगी। सेवा शर्तें में ये होगा कि चुने जाने वाले सदस्य होंगे वो किसी भी जो सेवा से है उससे निवृत्त होंगे, और ये देखना कि अध्यक्ष या सदस्य बनने से उनको कोई उनका पर्सनल हित या फिर उनको वित्तीय लाभ तो नहीं हो रहा है। ठीक है, पद त्याग या पदच्युति देखते हैं। आर्टिकल 54 में बताया गया है
केंद्र सरकार द्वारा कदाचार या दुर्व्यवहार होने पर उनके पद से उनको मुक्त किया जा सकता है। और ये बताया गया है कि आर्टिकल 58 के अंतर्गत ये सिविल न्यायालय की शक्तियों को धारण कर सकता है और इसके विरुद्ध जो अपील जो है उच्च न्यायालय में किया जा सकता है। इसको आर्टिकल 62 के अंतर्गत बताया गया है। ठीक, अब इसमें देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण धाराएं और उनसे जुड़े विवाद इसमें गहराते नजर आते हैं, जो कि काफ़ी समय से एक बड़ा विवाद रहा है, जिसमें है धारा 43 का। इसमें निजता व व्यक्तिगत सुरक्षा से खतरे की स्थिति को रोकने के लिए सरकार द्वारा नियम बनाए गए हैं, जिसमें देखते हैं कि भारत सरकार में साइबर सुरक्षा के जो नियम हैं इतने प्रभावी नहीं रहे हैं और जो काफ़ी सारे जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी हैं वो भी भारत से बाहर के रहे हैं, जैसे कि गूगल, फेसबुक, और इनके द्वारा लगातार जो है डेटा चुराने और अपने ग्राहकों के डेटा को, निजी डेटा को इकट्ठा करके उनको बेचने का आरोप लग रहा है। तो ये महत्वपूर्ण हो गया कि सरकार द्वारा अब डेटा सुरक्षा से जुड़े जो नियम बनाने हैं वो महत्वपूर्ण हो गया। तब भारत सरकार ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए आर्टिकल 43A को इसमें ऐड किया, जिसमें शामिल है कि डाटा सुरक्षा, निजता की रक्षा और डेटा लीक के मुआवजे की व्यवस्था है। ठीक, इसके अलावा धारा के आने से जो है साइबर फ्रॉड, बैंकिंग फ्रॉड, साइबर अटैक जैसी चिंताओं को भी रोका जा सकता है। लेकिन इतना करने के बाद भी देखा गया है कि कुछ वर्षों में कि डेटा लीक की जो समस्या है वो बनी ही हुई है। ठीक है, यही इसमें विवाद है इस धारा में कि डेटा लीक के लिए प्रभावी कानून नहीं बन पा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि धारा 66 का, इसमें यह है कि आक्रामक संदेश भेजने पर दंड का प्रावधान। ये जो धारा है वो हमेशा करंट में रहता है, क्योंकि देखते हैं कि लोग अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए भी कभी कभी देश की सरकार की कटु आलोचना करते करते देश के खिलाफ भी चले जाते हैं। तो इसके अंतर्गत ये विवाद आता है कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम देश की सुरक्षा का रूप ले लेता है। पिछले कुछ वर्षों में इस धारा का दुरुपयोग भी हमको देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे केंद्र और राज्य सरकार जो है इसको अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल है कि एक कार्टूनिस्ट को ममता बनर्जी ने जेल कर दिया था अपना कार्टून बनाने के लिए, और बाल ठाकरे के दाह संस्कार पर सवाल उठाने के लिए किसी व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया था। तो इसमें फिर सरकार का तानाशाही प्रवृत्ति देखने को मिलता है। तब जो है इसके खिलाफ केंद्र सरकार में याचिका दायर की गई, और याचिका जब दायर की गई 2015 में श्रेया सिंघल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस धारा को असंवैधानिक, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि 69A, इसमें केंद्र सरकार को जो है कंप्यूटर व नेटवर्क प्रणाली के मॉनिटरिंग के लिए नियम और विनियम बनाने का अधिकार प्रदान है। इसमें समय समय पर जो है प्रश्न उठते गए हैं कि इस अधिनियम को लेकर कि ये व्यक्ति की निजता में हस्तक्षेप है, और सरकार जो है इसके माध्यम से लोगों में सेंसरशिप लाने का मांग कर रही है। लेकिन एक तरफ, दूसरी तरफ ये भी देखा जाएगा कि ये देश की एकता, अखंडता के लिए निश्चित भी है। तो इस मत के लिए जो है काफ़ी लोग जो है अलग अलग हिस्सों में जो है बटे हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि अधिनियम में जो है संरक्षित प्रणाली की संज्ञा किसे दी गई है। ठीक, तो इसमें देखते हैं कि संरक्षण प्रणाली से तात्पर्य उन व्यवस्थाओं से है जो संवेदनशील सूचनाओं व सामरिक अधोसंरचना की रक्षा के लिए किया गया है। इसमें जो है किसी संस्था को सरकार द्वारा बनाया जाता है कि वो साइबर सुरक्षा के लिए कार्य करेगी, जैसे कि राष्ट्रीय नोडल अभिकरण और सर्ट के दायित्व ये होते हैं कि वो साइबर सुरक्षा से घटनाओं को देखें, उससे जुड़ी चिंताओं का अनुमान लगाएं, उसके लिए जागरूकता फैलाएं, आपातकाल दल का गठन करें। ये सारी चीज़ें सर्ट का काम होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि 2008 में लाए गए संशोधन क्या है। तो इसके अंतर्गत आर्टिकल 43A ऐड किया गया है। इसमें डेटा की सुरक्षा को तय करना, गोपनीयता भंग करने पर 3 साल की सजा का प्रावधान है। साइबर न्यूडिटी फैलाने के लिए जो सजा है उसको 5 साल से बढ़ाकर 7 साल तक कर दिया गया है। ठीक, संरक्षित प्रणाली में छेड़छाड़ करने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है। देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को हानि पहुंचाने वाले वेबसाइट को बंद करने का प्रावधान है।
और कई सारे जो आईटी सेवा प्रदाता हैं उसको इसके अंतर्गत लाया गया है, उनकी सेवाओं का विस्तार किया गया है, जैसे कि सर्च इंजन हो गया, ऑनलाइन नीलामी हो गया, टेलीकॉम प्रोवाइडर हो गया। ये सारी चीज़ें इसमें संशोधन लाई गई है 2008 में। तो फिर इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं या फिर फेसबुक और टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए